नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। सबसे पहले शुरू करते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुविचार से। थोड़ा सा सही से पढ़िएगा इसको, क्या लिखा हुआ है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है जीवन में, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। वर्तमान चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, कोशिश करेंगे तो कुछ शानदार सामने आता है। कोशिश कीजिए, आपके हाथ में वही चीज़ होता है। पढ़ना लिखना होता है, बाकी रिजल्ट और ये सब चीज़ें अपने से तय नहीं होती हैं। आपका रिजल्ट कई बार दूसरे लोग कितना अच्छा करके आए हैं उससे तय होता है, तो इसलिए उस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़िए और सही दिशा निर्देश में सही तरीके से पढ़ना है। रिजल्ट कुछ ना कुछ बेहतर ही मिलेगा जीवन में, कभी ख़राब नहीं मिलता है। मेहनत का फल कभी भी ख़राब नहीं होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। देखिए हेडलाइन क्या है कि अक्टूबर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन क्लाइम टू 1.72 लाख करोड़। अक्टूबर का जो जीएसटी का कलेक्शन है ये 1.72 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन देखिए, क्या ये हमें आंकड़े याद करने? नहीं, ये आंकड़े हमारे काम के नहीं होते हैं। दरअसल में ट्रेंड याद करना होता है। देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कुछ दिख रहा है आपको? कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि लगातार पिछले एक वर्ष में हर मंथ में जीएसटी कलेक्शन बढ़ता ही रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि जो पिछले साल के अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन था उस साल के कंपेयर में इस साल के अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा रहा है, तो आप एक बस पैटर्न को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई ज़्यादा था। लेकिन बीच में ऐसा भी आया जब जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट पर था, अपने टॉप पर था, और उसके बाद से फिर से कम हुआ, फिर से बढ़ रहा है। और अभी फेस्टिवल सीजन आता है तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ जाएगा फिर से। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उसमें कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है आपको, जीएसटी कलेक्शन से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। कल ही मैंने सवाल दिया था सभी लोगों को कि जो चुनावी बॉन्ड होते हैं उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ, क्या वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बहुत सारे लोग जज बन गए, उन सब ने बोल दिया कि इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसा नहीं करना है, आपको जज नहीं बनना है, ऑफिसर बनना है। तो सवाल को हमेशा समालोचना में मैंने बोला था कि भाई क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए इसका, तो उसमें आलोचना ज़रूर करना था, लेकिन अंत में आपको इसी से समाप्त करना था कि ये जो है ये अभी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी इन इलेक्टोरल बॉन्ड में नॉट सफिस। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सेलेक्टिव आप गोपनीयता रख रहे हैं। ओके, सेलेक्टिव गोपनीयता क्या तात्पर्य होता है कि कुछ चीज़ों को तो गोपनीय रख रहे हैं, बाकी चीज़ों को गोपनीय नहीं रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कमेंट किया है कि सरकार जो है, जो विपक्षी पार्टी को जो लोग चंदा देते हैं, अगर उसके डेटा सरकार को मिल जाता है, एसबीआई से मिल जाता है, इसने ये भी बोला है तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार कई बार उनको एजेंसियों से धमका सकती है, डरा सकती है, इस तरह की चीज़ें कर सकती है। तो एसबीआई से पूछा है कि क्या आप गोपनीयता को 100% सुरक्षित करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर बड़ी बहस चल रही है। दरअसल में आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर के वेबसाइट पर कभी जाकर अपने इलाके के सांसद और विधायक जी का भी नाम सर्च कीजिएगा, उन्होंने कौन कौन से अच्छे और बुरे काम किए हैं उन सब का लिस्ट वहाँ पर रहता है। एडीआर सबसे क्रांतिकारी एक एनजीओ चलती है भारत में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। लोकतंत्र में सुधार को लेकर ये जो एडीआर है ये काम करती है। हर विधायक, हर नेता, हर सबके लेखा जोखा संपूर्ण रूप में मिल जाएगा कि किसकी कितनी आमदनी है, किस पे कितने केस चल रहे हैं, लोकतंत्र में किस पार्टी में कितनी महिला सदस्य हैं, किस पार्टी के नेताओं पर रेप जैसे मुकदमे चल रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड एडीआर में मिल जाएगा। तो एडीआर ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और एडीआर तो बाद में डालेगी। इससे पहले के जो आपको आरबीआई के गवर्नर थे, याद कीजिए कौन थे, तो उन्होंने एक बार बोला था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं आरबीआई की शक्तियों को सीमित करता है। किस प्रकार से? तो बॉन्ड जारी करने का अधिकार, और बॉन्ड किस प्रकार का होना चाहिए, क्या उसके मूल्य होना चाहिए, कौन जारी करेगा, कहाँ जारी करेगा, ये सब केंद्रीय बैंक का काम होता है, न कि वाणिज्यिक बैंक का काम होता है। एसबीआई एक कॉमर्शियल बैंक है, भले ही भारत सरकार का है, लेकिन है तो कॉमर्शियल बैंक। वो तो कोई नियामक बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं है कोई एसबीआई केवल एक बैंक है। जबकि आरबीआई जो है उसी का काम है कि देश में कोई भी मुद्रा वगैरह का चलन होता है तो अंततः वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन बॉन्ड क्या है?
बॉन्ड भी तो एक तरह का मुद्रा के ही काम कर रहा है, लेकिन उस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसको लेकर आरबीआई ने भी चिंता व्यक्त की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कहीं न कहीं हमारी शक्तियों को सीमित कर रहा है, इसलिए उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर भी बदल गए थे चिंता व्यक्त करने के बाद ही। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहस चल रहा है, बहस चलने दीजिए, इसका जो भी निचोड़ निकलेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसकी जानकारी जरूर रखिएगा आप लोगों के। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगले न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ जो है, यूपीएससी ने रूल को टाइट कर दिया किस चीज़ को लेकर। तो स्टेट पुलिस के जो चीफ होते हैं, जिनको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जो बनते हैं राज्यों में, उनको लेकर आप मानदंड कौन तय करता है? तो यूपीएससी मानदंड तय करता है। यूपीएससी नाम का सुझाव देता है स्टेट को। तो इसको लेकर 2 और रूल में उसने परिवर्तन किया है। पहला रूल क्या किया है कि वही केवल डीजीपी बन सकते हैं किसी भी राज्य का जिनका 6 महीने से ज़्यादा का उनका सेवा बाकी हो, 6 मंथ से ज़्यादा का उसका सेवा बाकी हो, उस पुलिस ऑफिसर का, आईपीएस का। इंडियन पुलिस सेवा से ही हो सकते हैं वो, पहली बात तो ये भी तय होना चाहिए, और कहीं से हो ही नहीं सकते, क्योंकि उतने ऊंचे पद पर जा ही नहीं पाते स्टेट पीसीएस से जो लोग जाते हैं, क्योंकि उनका धीरे धीरे प्रमोशन होता है थोड़ा सा। तो चलिए खैर देखते हैं। आईपीएस सेवा से जो भी लोग जाते हैं वो डीजीपी में तभी बन सकते हैं जब उनका कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बाकी हो। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें बताया गया कि सेंट्रल के डेपुटेशन पर वो नहीं आना चाहिए, वो संपूर्ण रूप से उसी राज्य कैडर का अधिकारी होना चाहिए और संपूर्ण रूप से उसी राज्य के लिए वो सेवा पर हों। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कार्यरत तो हैं लेकिन संपूर्ण रूप से वो कार्यरत नहीं है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे यूपी है, यूपी में 2022 से जो फुल फ्लेज डीजीपी का पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जो हमेशा अपने अपराध के लिए चर्चा में रहता था, कुछ दिनों से अपराध वैसे कम तो हुए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। यूपी का अपराध कम करने का मॉडल एक सक्सेसफुल तथाकथित तो हुआ ही है, थोड़ा सा हिस्सा तो उसका सही ही है। और जब आप यूपी और बिहार जैसे राज्यों को डील करते हो तो थोड़ा सा आपको कानून के इतर भी जाकर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है, नहीं तो नहीं डील कर सकते। इतना भयंकर यहाँ पर दुर्दांत अपराधी होते हैं। माफियाओं का राज्य था एक तरह से यूपी में, तो उसको तो ज़रूर तोड़ा गया है। लेकिन एक यहाँ पर चिंता भी व्यक्त की गई है कि एडिशनल चार्ज इन फैक्ट उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट हैज़ ए फुल टाइम डीजीपी सिंस 2022। उत्तर प्रदेश के पास फुल टाइम डीजीपी तक नहीं है 2022 ईस्वी से, तो 1 साल करीब में हो गया। और ये बड़े राज्य के लिए एक चिंता का विषय होता है कि भाई फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं आपके पास है। जैसे बिहार में है, बिहार में एक सिख हैं, शायद मैं उनका नाम भूल जाता हूँ। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे पंजाब है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर हमेशा पॉलिटिसाइज रहा है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो 2021 या 22 ईस्वी में एक आदेश पारित किया था। उसी को मैं आपको समझा देता हूं। और एक और सुधार कमीशन भी लागू किया गया था पुलिस रिफॉर्म आयोग करके, उसके भी आपको रिकमेंडेशन मैं आपको दिखाता हूं कि यूपीएससी किस प्रकार से भागीदारी करती है किसमें, तो डीजीपी वगैरह की नियुक्ति में। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना डीजीपी की नियुक्ति करने से रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब आपको डीजीपी की नियुक्ति करनी है ना अपने राज्य में, तो जब तक आप यूपीएससी से सलाह नहीं लोगे तब तक आप नहीं करोगे। होता क्या है दरअसल में, देखिए अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करते हैं तो यूपीएससी में आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, जिस पर आप जहाँ जहाँ पर सेवा करते हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपने कोई विशिष्ट सेवा किया है, आपको कोई पदक मिला है, आपने कोई अच्छा काम किया है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तारीफ़ें आपको मिले, हर चीज़ का उसमें ब्यौरा लिखा जाता है। साल दर साल कैरियर आपका पूरा का पूरा नोट होता रहता है। कहाँ पर? तो यूपीएससी में। तो यूपीएससी के पास देश के जितने अधिकारी अभी कार्यरत हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग से पास करके गए हैं या फिर बाद में उनको सेंट्रल का कैडेट अलॉट कर दिया, तो कई सारे ऐसे होते हैं जो स्टेट पीसीएस से चुने जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम के कारण भारत सरकार उनको अपने के तहत ले आती है। तो उन सभी का लेखा जोखा कौन रखती है? तो यूपीएससी रखती है। तो यूपीएससी के पास चूँकि पता है कि कौन सा आईपीएस अधिकारी क्या काम किया है, कौन से उस पर दाग लगे हुए हैं, कौन बिना दाग का आदमी है, कौन स्वच्छ छवि का इंसान है, तो इन्हीं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में कि डीजीपी की जब आप नियुक्ति करते हो, तो डीजीपी चूंकि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का पद होता है, इसलिए उस पद पर नियुक्त करने से पहले आपको यूपीएससी से सलाह मशविरा जरूर करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि संबंधित राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पहले, वर्तमान में कोई डीजीपी कार्यरत हैं, उनके सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पहले संभावितों के नाम यूपीएससी को भेजने होंगे। जिनको आप बनाना चाहते उन संभावित लोगों के नाम आप किसको भेजेंगे? तो राज्य सरकार भेजेगी यूपीएससी को।
यूपीएससी डीजीपी बनने लायक 3 अधिकारियों का पैनल तैयार कर वापस भेजेगी। यूपीएससी जहां तक संभव हो विचार क्षेत्र के भीतर ऐसे लोगों को चुनेगा जिनको 2 साल की स्पष्ट सेवा हो, उन्हें योग्यता और वरिष्ठता को उचित महत्व देना होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखकर यूपीएससी क्या करेगा, अधिकारियों को सेलेक्ट करेगा। राज्य बदले में यूपीएससी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए व्यक्तियों में से एक को तुरंत नियुक्त करेगा। राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की प्रथा पर अदालत ने कार्यवाहक व अस्थायी डीजीपी के विचार को क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको खारिज कर दिया। राज्य किसी व्यक्ति को अस्थायी डीजीपी नियुक्त करेंगे। ये जो कार्यवाहक और कार्य करने के लिए आप नियुक्त कर दे, जैसे यूपी ने भी किया हुआ है, इसको खारिज किया गया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। डीजीपी हमेशा फुल फ्लेज में होना चाहिए, संपूर्ण रूप से कार्यरत होना चाहिए। ओके, अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के विषय पर किसी भी नियम या राज्य कानून को निलंबित रखा जाएगा। हालांकि जिन राज्यों ने पुलिस नियुक्ति पर कानून बनाया है वे अपने आदेश में संशोधन के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। अगर किसी राज्य ने कोई कानून बनाया हुआ इस संबंध में, तो उनके कानून को हम रोक रहे हैं। अभी से यही चलेगा कि आपको यूपीएससी सलाह मशविरा करके नियुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद से क्या पड़ेगा, अगर आपका कोई कानून है तो उसमें संशोधन के लिए आप अदालत का रुख कीजिए और वहाँ पर संशोधन भी आपका करना होगा। अदालत ने राज्य पुलिस बल में सुधार और पारदर्शिता के लिए 2006 के प्रकाश सिंह मामले में अपने फैसले में संशोधन के लिए केंद्र द्वारा दिए गए आवेदन पर कई निर्देश पारित भी किए हैं। प्रकाश सिंह के मामले में बहुत ही बड़ा फैसला दिया था। क्या है देखिए, 2006 के प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लाने के दिशा 7 निर्देश पारित किए थे। जब भी आपको पुलिस रिफॉर्म से जुड़े हुए सवाल लिखने हो तो कृपया करके इस केस को जरूर लिखिएगा और इसके रिकमेंडेशन को जरूर लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आज तक जो भारतीय पुलिस रिफॉर्म को लेकर जो निर्देश पारित किए गए हैं उसमें से ये प्रकाश सिंह का केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको लिखना ही पड़ता है कि क्या इसमें रिकमेंडेशन दिया गया था। देखिए रिकमेंडेशन क्या है। इस निर्देश को पारित करते समय न्यायालय ने राजनीतिकरण यानी कि पॉलिटिसाइज नहीं करना है, जवाबदेही तंत्र की कमी, प्रणालीगत कमजोरियों की गहरी जड़ें जमा ली जिसके परिणामस्वरूप सर्वांगीण प्रदर्शन खराब हुआ है, पुलिस व्यवस्था के प्रति वर्तमान जनता में असंतोष पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि आपने पुलिस को 100% पॉलिटिसाइज कर दिया है। पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो भी किसी पार्टी के अधिकारी जैसे बात करते हैं और पार्टियां बदलने पर, सरकार बदलने पर सारे पुलिस अधिकारियों को बदला जाता है। अपने अपने अधिकारी तो राज्य के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के किसी थोड़ी ना होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है इसको कि आपको सुधार करने पड़ेंगे। क्या क्या सुधार था भाई? सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले, राज्य सरकार पुलिस पर कोई प्रभाव या दबाव न डाले, व्यापक नीति दिशा निर्देश निर्धारित करे और राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करे। आपको फीडबैक भी करना है इसका कि भाई मूल्यांकन भी करना है कि कैसा काम कर रही है। सुनिश्चित करें कि डीजीपी की नियुक्ति योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पसंदीदा अधिकारी हैं तो नियुक्त कर दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी के तहत फिर से उसने यूपीएससी को शामिल किया था 2018 में। सुनिश्चित करें कि परिचालन कर्तव्यों पर अन्य पुलिस अधिकारी, एक जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और एक पुलिस स्टेशन के प्रभावी स्टेशन हाउस अधिकारी सहित को न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाए। न्यूनतम 2 वर्ष का उनको कार्यकाल मिलना चाहिए। पुलिस के जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग रखा जाए। जांच और कानून व्यवस्था का जो कार्य होता है उन दोनों को अलग रखना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक के नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति, अन्य सेवा संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के पुलिस स्थापना बोर्ड का निर्माण किया जाए, जो क्या करेगा, पुलिस की स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति इन सब चीज़ों को लेकर फैसला लेगा। ओके, अगला क्या है, पीईबी की स्थापना करें और क्या करना है, और इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक रैंक से ऊपर के पोस्टिंग और स्थानांतरण पर सिफारिश भी करे। हिरासत मौत, गंभीर चोट, पुलिस हिरासत, बलात्कार सहित गंभीर कदाचार के मामले में पुलिस उपाधीक्षक व उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण की भी स्थापना करना चाहिए। पुलिस ने अगर कोई कर्म किए हैं ऐसे, देख ही रहे हैं आप, राजस्थान में कुछ दिन पहले का केस है जिसमें पुलिस अधिकारी ने रेप किया था। और उत्तर प्रदेश का दक्षिण का भाग है जो आपका मऊ जिला, मऊ बोल रहा हूँ मैं, ललितपुर और ये सब चंबल का इलाकों से लगता भाग है, बुंदेलखंड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक रेप पीड़िता के साथ पुलिस ने फिर से रेप किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जा सकते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है। नोएडा छोड़िए, गाज़ियाबाद में, दिल्ली के बगल में शहर है, सरेआम दिन में छेड़छाड़ कर रहे थे पुलिस वाले महिला के साथ में। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं भाई, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जिनका बचाना काम है वही झपट पड़ते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी एक ट्रिब्यूनल की स्थापना का दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि, और अगला क्या है, केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए न्यूनतम
2 साल के कार्यकाल के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसी को किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वाद 2006 में फैसला दिया था। जब भी पुलिस रिफॉर्म से जुड़े हुए सवाल आएँ तो कृपया करके इस चीज़ को लिखने की कृपा करें, लिखिएगा इसको आंसर में क्या क्या रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर इतना बड़ा नहीं लिख पाते तो शॉर्ट में ही एक एक पॉइंट बनाकर ही लिख दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। आज का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है कि जो नारायण मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस के संस्थापक, बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं भारत के, उन्होंने सुझाव दिया था कि 70 घंटे कार्य करना चाहिए भारतीय युवाओं को देश के लिए। उदाहरण के तौर पर जर्मनी और जापान का हवाला देते हुए भारत की कार्य उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 70 घंटे कार्य सप्ताह का एक दिन अवकाश के साथ 6 दिनों के लिए प्रतिदिन लगभग 12 घंटे कार्य का प्रस्ताव करता है, जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। तो सही है, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, यही तो वाद विवाद होता है देश में, सही तो है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या वाकई 70 घंटे कार्य करना चाहिए। इसको कार्य अगर इस चीज़ को लागू किया जाता है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां कौन कौन सी देखने को आपको मिल सकती हैं और क्या इस पर विचार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला कि वर्तमान में एक औसत युवा भारतीय कितने घंटे कार्य करता है। तो 2019 के टाइम्स यूथ सर्वे के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के युवा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व संबद्ध गतिविधियों पर प्रतिदिन 7.2 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 8.5 घंटे खर्च करते हैं, 8.5 घंटे और 7.5 घंटे। विभिन्न राज्यों में विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र में युवा व्यक्ति प्रतिदिन 9.5 घंटे कार्य करते हैं, उल्लेखनीय रूप से अधिक है। लेकिन फिर भी यह मूर्ति के प्रस्ताव 70 घंटे कार्य सप्ताह की पूर्ति नहीं कर पाता है। जो हाईएस्ट है अपने देश में वो है उत्तराखंड के शहरी राज्यों में, उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर 9.5 घंटे एवरेज वर्किंग आवर है, 9.5 घंटे। लेकिन वो भी जो नारायण मूर्ति जी का हाईएस्ट का 70 घंटे का विचार है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो आप देख ही सकते हैं कहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं, कहाँ पर 7 घंटे से सबसे कम काम करते बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी के लोग काम नहीं करना पसंद होता है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप मैप में देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं और अपने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भी लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर गोवा के लोग भी कम काम करते हैं, देख सकते हैं आप। बाकी सबसे ज़्यादा काम करने वाले में देखिए कौन है, तो ये हैं गुजराती लोग, महाराष्ट्र के लोग, तेलंगाना, ये सब यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सुदीर्घ कार्य घंटे के पक्ष में तो क्या तर्क है कि जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाया जा सकेगा। अगर आपको ठीक है तो काम तो दोगे ना, तब तो कोई काम करेगा ना। काम तो दो सबसे पहले लोगों को। काम करने के लिए बच्चे ललायित हैं, काम नहीं कर, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे तो काम कर ही सकते हैं यार, काम तो दो उनको। भारत की कुल आबादी में कार्यशील आयु आबादी की हिस्सेदारी 2030 तक 68.9% के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएगी। अपेक्षाकृत युवा आबादी के साथ भारत को कार्यबल के मामले में प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ प्राप्त होता है। भारत वास्तव में एक समर्पित श्रम बल की आवश्यकता है, जहां युवा भारतीय राष्ट्र के निर्माण योगदान के लिए प्रति सप्ताह 70 घंटे कार्य करने को तैयार हों। युवा को कार्य दोगे तब तो 70 घंटे कार्य करेंगे, यही इसी चीज़ का तो रोना है। कार्य तो दो उनको बेचारे को, वो तो कार्य के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कार्य नहीं दे रहे हो, कार्य करेंगे तब कैसे, पढ़ रहे हैं बेचारे वो तो बैठ के। अनुशासित कार्य संस्कृति, भारत की कार्य संस्कृति को अत्यधिक दृढ़ और साधारण रूप से अनुशासित और मेहनती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरना होगा। हमारे प्रयासों को कम करने, अनुत्पादक आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह उपयुक्त समय है कि एक पीढ़ी के समय में यह उपलब्धियाँ पा लेने के लिए कि पूरे मन से प्रतिबद्ध हुआ जाए। ठीक है भाई, ये मोटिवेट कर रहा है कि काम आप कर लीजिए, बहुत अनुशासित, हमारे पास डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर होना चाहिए। तो ठीक है, सरकारी अधिकारियों पर भी ये चीज़ लागू होना चाहिए, डिसिप्लिन वर्क कल्चर सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। आधे घंटे SBI में कभी जाना, वो काम नहीं कहते, एहसान करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई बैंक वाले देख रहे तो बुरा मत मानना, लेकिन सरकारी बैंकों की यही हालत है। आप जाएंगे तो वो बोलते हैं लिंक ही फेल है, लिंक फेल बोल के वो पूरा दिन निकाल लेते हैं बेचारे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि काम नहीं करते हैं, लेकिन उतने प्रोफेशनल ढंग से तो नहीं ही करते हैं जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में होता है, ये तो तय है, ये सच भी है, ऐसा कोई झूठ नहीं है इस चीज़ में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापानियों की औसत वार्षिक कार्यशील घंटे प्रति वर्ष लगभग 2200 घंटे से 2400 घंटे के चरम स्तर तक पहुंच गए थे, जो अवकाश रहित 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के दौरान प्रतिदिन 8.5 से 9 घंटे कार्य के बराबर था। तेजी से प्रगति करे भारत जैसे विशाल राष्ट्र पारंपरिक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था इसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी। वर्तमान पीढ़ी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नियति लेकर आई है और इसे उस प्रयास के लिए प्रतिबद्ध होना ही चाहिए। बिल्कुल, आज तो आर्टिकल ख़त्म होते होते लोग काम करने के लिए घर से निकल जाएंगे, इतना मोटिवेट किया जाए। लेकिन देखिए दरअसल में है क्या,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बर्बाद हो गया था, जर्मनी बर्बाद हो गया था। रूसी सैनिकों ने जब जर्मनी को प्रवेश किया, जब हिटलर की मौत हुई, तो जर्मनी की शायद ही कोई औरत ऐसी बची थी जिसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था। आने वाली एक पूरा का पूरा जनरेशन जर्मनी और रूसी दोनों मिक्स नस्ल के थे। वहाँ पर इतने महिलाओं का बलात्कार किया गया था, पूरा जर्मनी तबाह हो गया था। जापान पर 2 एटम बम गिराए गए थे, वो भी तबाह हो गया था। तो जापानियों ने एक शपथ खाई थी कि हथियार छोड़ दो और क्या उठा लो, औजार उठा लो। अमेरिका ने जापान को लगभग डोमिनियन स्टेटस बना लिया था अपना। वहाँ पर अमेरिका ने बहुत दिनों तक शासन भी किया। शासन मतलब अप्रत्यक्ष ढंग से कि क्या होगा क्या नहीं, जापान सब कुछ तय करते थे। इन लोगों ने हथियार छोड़ दिया। उसके बाद जापानी लोग दुनिया में सबसे अच्छे योद्धा होते थे, उन्होंने हथियार छोड़ दिया और औजार उठाया। उसके बाद इन्होंने 1945 में इनके ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिरे हैं। जापानी लोग कैसे होते मैं बताता हूँ आपको। 1961 है शायद, 1961 में इन्होंने ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया और उस समय तक इनके देश में इतनी बड़ी इन्होंने औद्योगिक क्रांति और टेक्नोलॉजी में सुधार किया कि अमेरिका को चकमा दे दिया। अमेरिका आज भी लालायित होता है कि जापान में हम अपने सामान बेच पाते नहीं, खरीदते हैं जापानी उनके सामान को। उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लेंगे एक बार को, थोड़ा बहुत उनके वेस्टर्न चीज़ों को पढ़ लेंगे, उनके यहाँ पर जाके एजुकेशन हासिल कर लेंगे, लेकिन अमेरिकी सामान आज भी नहीं बिक पाते हैं सही ढंग से जापान में, क्योंकि वो लोग नहीं खरीदते हैं। और आने वाले कुछ समय में उसी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने लग गए जो अमेरिका इनको गुलाम बना के रखता था, जो जिसके बलबूते पर चल रहे थे लोग, उसी को ही अपना सामान एक्सपोर्ट करने लग गए। नाको चने चबा, क्या बोलते हैं, नाको तले चने चबाना वाला बात हो गया अमेरिका के लिए। अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गए थे ये। पहला यूएसए 2 एटम बम झेलने के बाद कुछ वर्षों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, उसके बाद चीन का उदय होता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि जापानी लोग क्या होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जापानी लोग देखिए उसका उनको मिला क्या। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों की आबादी कहाँ है? जापान में है। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग कहाँ पर हैं? तो जापान में हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फैमिली को अपना टाइम ही नहीं दिया, उन्होंने बाकी जो दायित्व था उसको पूरा ही नहीं किया। इसलिए दुनिया में आज जापान ऐसा देश है जो बूढ़ा देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद, इतने लोग वहाँ पर बूढ़े हो रहे हैं। श्रम और उत्पादकता में सुधार का क्या तात्पर्य? भारत की कार्य उत्पादकता विश्व में न्यूनतम में से एक है। जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करेंगे, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने व्यापक प्रगति की है। आप देख ही सकते हैं ये अलग अलग जगहों का लेबर प्रोडक्टिविटी बताया गया। भारत का लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लो है। ओके, कौशल विकास का अवसर आवश्यक नहीं है कि पूरे 70 घंटे विशेष रूप से अपनी नियोक्ता कंपनी को ही समर्पित किया जाए। इसके बजाय कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर जिम्मेवारी के लिए 40 घंटे आवंटित कर सकता है, 30 घंटे व्यक्तिगत कौशल बढ़ाने के लिए अलग से रख सकता है। मुख्य बात यह है अपनी विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त घंटों का निवेश भी करना होता है। देखिए भारत में दरअसल है क्या, वर्क कल्चर को लेकर भारत के लोगों में काम से ज़्यादा क्या होता है कि भाई काम करो, उतना ही करो जिससे जीवन सुगम ढंग से चल पाए। हमें वो नहीं होता है कि भौतिकवादी संस्कृति को आज ही बहुत सारे लोग नहीं स्वीकार करते, जिसमें सिर्फ पैसा 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 ही सब कुछ होता है। हम लोगों के लिए, आपका भारतीय लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, परिवार और समाज ये ज़्यादा मायने रखता है कि भाई कम ही कमाएं लेकिन थोड़ा सा खुशी ढंग से रहें, खुशपूर्वक रहें। कोई बात नहीं, कपड़े महंगे नहीं पहनेंगे लेकिन ठीक है, खुश रहना चाहिए। ओके, तो ये भी एक माइंडसेट है भारत में जो वेस्टर्न देशों में नहीं होता है। वहाँ पर पैसा और भौतिकवादी संस्कृति को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। खराब नहीं है वो, हमसे अलग होते हैं थोड़े से। विभिन्न अध्ययन लगातार दिखाते हैं प्रति सप्ताह 50 घंटे कार्य करने के बाद उत्पादकता में व्यापक रूप से गिरावट आती है, जबकि 55 घंटे के बाद और इसमें गिरावट आती है। मतलब कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है अगर ज़्यादा काम करवाते हैं आप तो। ओके, प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पूर्ण दिवस अवकाश का अभाव समग्र प्रति घंटा आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एक कम से कम अवकाश मिलना चाहिए। जर्मनी और जापान ने कार्य घंटों को कम करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की है, जहां औसत वार्षिक कार्यशील घंटे घटाकर 1400 से 1600 घंटे प्रति वर्ष ही रह गए हैं। इन्होंने क्या किया, वर्किंग आवर को कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, काम करने की उनकी क्षमता बढ़ गई है। ओके, और काम भले ही वो कम घंटे कर रहे हैं लेकिन उसी घंटे में वो ज़्यादा काम कर ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम करने के घंटे को कम कर दिया गया है। कार्य जीवन संतुलन में असंतुलन हो जाता है भाई कि वर्क और लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए। सुदीर्घ कार्य घंटों से भारी थकान,
और कार्य संतुष्टि की कमी और कार्य जीवन संतुलता में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। सुदीर्घ कार्य घंटों का अर्थ है खेल एवं मनोरंजन जैसी गतिविधियों के लिए कम समय का होना, जो कि आपके जीवन के लिए जरूरी होता है। आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी प्रभाव पड़ता है, निद्रा संबंधी परेशानियां होती हैं, हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये तो आज अपने भारत में आजकल क्या बना हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा समस्या का कारण बना हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिससे तनाव स्तर की वृद्धि और अवसाद भी होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मोटापा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कार्यशील महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सेवा केवल काम नहीं करना होता है, बल्कि परिवार और बच्चों की भी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। तो इसके कारण से उनमें भी प्रोडक्टिविटी, उनके ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, उनको भी मुश्किल हो सकता है। नारायण मूर्ति जी ने बोला है, लेकिन उसमें सिर्फ बोलने से काम थोड़ी ना होता है। समझ पा रहे हैं ना आप? सभी की परिस्थितियां सिर्फ नारायण मूर्ति जी से मैच तो नहीं कर सकती है ना, सभी की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। देखिए अगला क्या है कि कौशल विकास पहल। सरकार ने कार्यबल की रोजगार योग्यता और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और ये सब लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया भी है, जो आपको घर से बैठे बैठे काम करने में मदद करता है, नौकरशाही बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। मेक इन इंडिया भी पहल है, भारत में रोजगार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया भी है, कारोबार सुगमता संबंधी सुधार भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास का भी निर्माण किया जा रहा है। अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ये सब क्या है, भारत में रोजगार को क्रिएट करने के लिए है। तो वो सब संबंधी योजनाएं भी बता दी मैंने आपको। इसका इफ एंड कॉज क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या नुकसान हो सकता है, महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, कार्य जीवन संतुलन में असंतुलन हो सकता है, सुदीर्घ कार्य घंटों से उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ये भी बताया मैंने। कौशल विकास का अवसर उनको मिलना चाहिए भाई, कि ज़्यादा देर काम ना करें, जितने देर काम करें उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएं वो। श्रम और उत्पादकता में सुधार होना चाहिए, भारत में बहुत ही कम है जो। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़कर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर मैप आप याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें दिखाता है क्या कि वो क्षेत्र जहाँ पर, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो क्षेत्र जहाँ पर ये राज्य और ये राज्य के लोग काम करने के लिए जाते हैं, उन क्षेत्रों में वर्किंग आवर ज़्यादा है। यानी कि भारत के जो उत्पादक राज्य हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जितने भी भारत के अच्छे राज्य हैं जहाँ पर वर्किंग कल्चर है, जहाँ पर उद्योग धंधों का विकास है समुचित ढंग से, वहाँ पर वर्किंग आवर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। और अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर भी काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ के होते हैं मैक्सिमम, तो भी इसी राज्य के होते हैं। इस राज्य में रोज़गार नहीं मिलता है, तभी जाके वो वहाँ पर चले जाते हैं। अगर आप गरीबी का स्तर देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर कम दिखेगा और यहाँ पर आपको गरीबी का स्तर भी ज़्यादा दिखता है। तो ये सब आप रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह का मैप अगर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक ड्रॉ करके ये तो बता ही सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ पर क्या है वर्किंग आवर की बात जब आएगी तो। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए। अगला न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन में अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो बैठक हो रहा है एआई को लेकर, किसको लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा बैठक अभी कहाँ पर चल रहा है, तो बहुत ही बड़ी संगोष्ठी चल रही एआई को लेकर समिट, जिससे दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े टेक जाइंट, बड़े बड़े जो आपके टेक को जानने वाले लोग हैं, एलन मस्क जैसे लोग, वो सब के सब शामिल हो रहे हैं। कहाँ पर, तो यूके में। तो ये बैठक का जब हो जाएगा संपूर्ण रूप से तब तो हम इस पर ज़्यादा विचार करेंगे ही, लेकिन अभी ग्लोबल फ्रेमवर्क जो बनाया गया है एआई को लेकर, ग्लोबल एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उसके बारे में बता देता हूँ। जिस इनिशिएटिव को शुरू करने वाले देश में ब्रिटेन का पहला स्थान था, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत का उसमें क्या योगदान है, क्योंकि भारत ग्लोबल एआई इनिशिएटिव को शुरू करने वाले देशों में संस्थापक सदस्य है। जुलाई 2020 में जब कोरोना का समय चल रहा था उसी समय इसको शुरू किया गया था। तो देख लेते हैं उसी को, बाकी ये बैठक होने दीजिए। जब ये बैठक हो जाएगा, संपूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके निचोड़ को ज़रा पढ़कर समझ लेंगे कि क्या इस बैठक से निकला है। ओके, देखिए लिखा हुआ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI कहा जाता है। इसे 15 सदस्य देशों के साथ जून 2020 में लॉन्च किया गया था। 15 सदस्य देश है, लेकिन भारत संस्थापक सदस्य है, यानी कि इसको जब बनाया गया था तो उस बनाने वाले सदस्यों में भारत शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक भागीदारी को G7 के भीतर विकसित एक विचार के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पहल के तहत एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुपयुक्त गतिविधियों की सहायता से एआई के संबंध में सिद्धांत यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिस
के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। एआई को लेकर थ्योरी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपका थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को कम करने के लिए इस पहल के तहत विचार किया जाएगा। और इसमें क्या है, यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय निकाय, शिक्षा जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। किसको? जो साइंटिस्ट हैं, जो उद्योग हैं, जो नागरिक समाज है, जो सोशल आपके एक्टिविस्ट होते हैं या समाज को जानने वाले लोग होते हैं, सरकार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय निकाय, शिक्षा जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ, ये सब एक मंच पर बैठते हैं और एक मंच पर बैठ कर डिसाइड करते हैं किसको लेकर, तो एआई को लेकर बातचीत करते हैं। देखिए, एआई जो है अब तक के मानव का सबसे बड़ा आविष्कार में से एक साबित होगा। जिस प्रकार से आग सबसे बड़ा आविष्कार था, जिस प्रकार से पहिया ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, पहिया, आग, उसके बाद से आप भाप से चलने वाले इंजन, जब इंजन आया उसके बाद से क्या कह सकते हैं, जब हमने एआई का आविष्कार किया, जब हमने वायुयान का आविष्कार किया, ये सब कुछ बड़े आविष्कार हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। संचार क्रांति, तो एआई ही उसमें ही अगला पहल होगा। जो आने वाले समय में, आने वाले 10 से 20 सालों में एआई क्या कर सकती है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं लग सकता। मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे लोग टर्मिनेटर मूवी देख देख उनका दिमाग में गंध भर गया है। टर्मिनेटर के अलावा भी जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं, वो मूवियाँ हैं, हाँ, लेकिन उस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी एआई का एक पहलू है जिसमें नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा सकता है एआई। तो एआई जब इतना बड़ा चीज़ है तो क्यों ना इस पर सब बैठ मिलकर बात करें। तो वही बात करने के लिए एक मंच क्या है, तो जीपीएआई एक मंच है। ओके, सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में जीपीएआई में सदस्य देशों की संख्या 25 है। कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय संघ। इसमें कौन सा देश आपको नहीं दिखा, इसमें चीन नहीं दिखा है आपको। अब समझ में आ गया कि किसके विरोध में ये पहल काम करने की कोशिश करती है और किसको इससे बाहर रखा गया है। संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ। जब इसकी स्थापना हो रही थी 2020 ईस्वी में, कोरोना के समय में, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये शब्द भी बोला था कि डेमोक्रेटिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक जो देश हैं, वो इस पहल को क्यों ना लीड करें। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहाँ पर आपको इशारा ले जाने की कोशिश करता हूँ। इससे चीन को बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीपीएआई को ध्यान में रखिएगा और आगे चलते। भारत में सड़क दुर्घटना को लेकर कुछ रिपोर्ट आया है जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और कोरोना से भी ज़्यादा सड़क दुर्घटना हमारे देश के लिए ख़राब है। और भी ज़्यादा ख़राब क्यों है, क्योंकि इसमें भारत के युवा आबादी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत सारे युवाओं की मौत हो जाती है। 30 वर्ष से कम उम्र के ज़्यादातर मरने वाले लोग होते हैं सड़क दुर्घटना में। तो इससे देश के मानव संसाधन का भारी नुकसान होता है। तो देखते हैं वो क्या है। मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया है, क्या दिया है कि 53 एक्सीडेंट, 19 डेथ पर आवर रोड क्रैशेज इन 2022 ईस्वी में पर आवर 19 लोगों की मौत हुई है। 53 एक्सीडेंट हुए हैं भारत में। और एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या इसको लेकर केवल लोग ही जिम्मेवार होते हैं? सड़कें भी जिम्मेदार होती। सड़कें इस प्रकार से बेढंग से खराब इंजीनियरिंग का उदाहरण होता है। सड़क इस तरह से बनाया जाता है, उस पर एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आया है कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि उसका कारण क्या है। बाकी इसी को बस ध्यान रखिए, इसके आंकड़ों में ज़्यादा नहीं फंसना है, हमें ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाना है, हमें कारण और उसका प्रभाव पर बस सिमट रहना है, क्योंकि वहीं से सवाल अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा। बाकी अगर निबंध वगैरह पूछा जाता है या मानव संसाधन जुड़े हुए चीज़ों में भी आते हैं तो वहाँ पर एक चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो है वो मानव संसाधन में नुकसान पहुँचाता है। और एवरेज ऑफ 1264 एक्सीडेंट एंड 42 डेथ डेली इन रोड क्रैश। 1264 एक्सीडेंट और 42 डेथ तो नॉर्मल हो गया भारत में पर डे के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं, एवरेज है, ये एवरेज है। वैसे तो पर आवर 19 डेथ लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये गंभीर समस्या है। तो ज़रा इसके कारणों को देख लेते हैं। देखिए क्या है भारत में सड़क दुर्घटनाएं। कारण क्या है, तो बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़क और वाहनों की दयनीय स्थिति, खराब दृश्यता, मतलब कि विजुअल भी कमज़ोर होता है, खराब सड़क डिजाइन, इंजीनियरिंग सामग्री तथा निर्माण की गुणवत्ता में कमी, विशेष रूप से तीव्र मोड़ तथा सिग्नल लेन, इसके कारण सबसे ज़्यादा दुर्घटना होता है। अगला क्या है, लापरवाही और जोखिम, ओवर स्पीडिंग, शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग, थकान या बिना हेलमेट के सवारी, सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग, ये सभी होता है। एक चीज़ और होता है,
भारत में एक रिपोर्ट आई थी, जिसे बताया गया कि जो ट्रक चलाते हैं रात में, जो कॉमर्शियल ट्रक लेकर जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य सामान लेकर, और जो बस ड्राइवर होते हैं, उनमें से अधिकांश के आँख जो है वो कमज़ोर है। और वो इस स्थिति में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना चश्मा के, जिनको ड्राइव नहीं करना चाहिए, और वो वर्षों से बिना चश्मा के ड्राइव कर रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरा होता है वो सड़क के लिए। ओके, ध्यान भंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। ओवरलोडिंग, ये भी एक होता है। भारत में कमज़ोर वाहन सुरक्षा मानक भी है। भारत की जो गाड़ियाँ आपको दिखती है, जैसे स्कॉर्पियो, बड़ा फ़ैन होते हैं इसके लोग। सिक्योरिटी रेटिंग में बकवास गाड़ी होती है, बर्बाद गाड़ी होती है सिक्योरिटी रेटिंग में ये। इससे अच्छी गाड़ी तो टाटा की जो टियागो वगैरह आती है, उसका सिक्योरिटी रेटिंग है 5 स्टार होता है उसका। जो टाटा की गाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी मैं कह रहा हूँ, और जो बड़ी बड़ी आप स्कॉर्पियो और ये सब गाड़ियाँ देखते हैं, कभी देखिएगा उनको सिक्योरिटी रेटिंग चेक करके गाड़ियाँ लेनी चाहिए। सुंदरता से गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए। आप उसका सिक्योरिटी रेटिंग चेक करेंगे तो आपको वो ख़राब दिखेंगे। हालांकि कुछ नए वाले जो मॉडल आए हैं स्कॉर्पियो के, ब्लैक वाला, तो उसमें कुछ उन्होंने सुधार जरूर किए हैं, लेकिन भारत में सामान्य तौर पर गाड़ी बनाते समय सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक ना, कि गाड़ी का एक्सीडेंट भी अगर होता है तो कितना ज़्यादा उसमें बैठे लोग सुरक्षित होंगे, इसको लेकर रेटिंग भी की जाती है। भारत सरकार ने तो अब बोला है कि हम अपना रेटिंग सिस्टम चालू करेंगे, और चालू भी कर दिया गया है भारत में, कि भारत में ही गाड़ियों की सिक्योरिटी रेटिंग की जाएगी। ओके, अगला देखिए क्या है। भारत में कमज़ोर वाहन सुरक्षा को लेकर 2014 में ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा दिए क्रैश टेस्ट से पता चला कि भारत के कुछ सबसे अधिक बिकने वाले कार मॉडल यूएन के फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में विफल हो गए। सारे के सारे गाड़ियां जो भारत की बड़ी बड़ी जो सड़क पर दिखती हैं आपको, एसयूवी से लेकर ये सब बकवास होती है। सिक्योरिटी मानदंड में कोई खरा नहीं उतरता है। जागरूकता की कमी है। एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूकता की भी कमी होती है। प्रभाव क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, देश की इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ पर। विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 से 5% का नुकसान होता है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है, बहुत ही बड़ा है ये नुकसान। सामाजिक भी है, परिवार के ऊपर बोझ पड़ता है, क्योंकि सामान्य तौर पर सड़क दुर्घटना में जो घर के कमाने वाले लोग होते हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती है, पुरुषों की डेथ ज़्यादा होती है, ये भी तय चीज़ होता है। और इसके कारण से क्या होता है, पूरा परिवार एक बार में सड़क पर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। गंभीरता से, सेंसिटिव से थोड़ा सा समझेंगे इसको तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता वर्ग द्वारा दुर्घटनाओं का बड़े बोझ को सहन किया जाता है। देश में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतें और गंभीर चोट कुछ मामलों में आधे से हिस्सेदारी वीआर यूज़ की वर्ग की ही होती है। अगला क्या है, अगला है कि इसमें गरीब, विशेष रूप से कामकाजी उम्र के पुरुष ही शामिल होते हैं, जो अभी मैंने बता दिया आपको। लिंग विशिष्ट प्रभाव, यानी कि पुरुष तो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद सारा कुछ किसको झेलना पड़ता है, तो उस घर की स्त्री को झेलना पड़ता है। पीड़ित, गरीब और अमीर दोनों घरों में परिवार की महिलाएं इस समस्या का सामना करती हैं। अक्सर वे अतिरिक्त काम करती हैं, अधिक जिम्मेवारी लेती हैं, देखभाल करने वाली गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। ये सब ऑथेंटिकेटेड डेटा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अच्छे हैं आपके लिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक कैश इंजरी एंड डिजेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी 2021, मतलब ट्रैफिक के कारण भारत की सोसाइटी पर क्या बर्डन हुआ है उसका रिपोर्ट आया था 2021 ईस्वी में। कितना बढ़िया रिपोर्ट है ये। लगभग 50% महिलाएं दुर्घटना के बाद अपने घरेलू आय में गिरावट के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। लगभग 40% महिलाओं ने दुर्घटना के बाद अपने काम करने के तरीकों में बदलाव की सूचना दी, जबकि लगभग 11% ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त काम करने की भी सूचना दी। परिवार का सारा बोझ किसके ऊपर आ जाता है, तो महिलाओं के ऊपर ही आ जाता है सारा का सारा बोझ। कम आय वाले ग्रामीण परिवार 56% की आय में गिरावट, निम्न आय वाले शहरी 29.5% और उच्च आय वाले ग्रामीण परिवार 39% की तुलना में सबसे गंभीर समस्या थी ये। इस संबंध में उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम भारत सरकार 2019 को पारित किया था, जिसमें क्या किया गया था, भारी जुर्माना वसूला गया था। आपने मूवी देखा होगा किसका, तो जो मूवी है आपका दक्षिण भारत की एक मूवी थी, देखिए मैं एक्टर का नाम ही भूल जाता हूँ, तो उसी की मूवी को रेप्लिकेट करके भारत सरकार ने सारे अधिनियम लागू कर दिए थे। भरत करके कोई मूवी थी दक्षिण भारत की, अगर आपने देखा होगा साउथ इंडिया की, तो उसी को शायद उन्होंने लागू कर दिया था। सड़क सुरक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। बाकी तो भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है स्पीड को रोकने, लेकिन मुख्य रूप से काम किसको करना चाहिए इस चीज़ में, अगर मैं आपसे पूछूं तो परिवार को काम करना चाहिए। परिवार को ही तो काम करना चाहिए ना, कि घर के बच्चों को गाड़ी दे देते हैं हाथ में, और एक्सीडेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, खुद का नुकसान तो करते ही हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। कई बार आप सड़क पर सही चल रहे होंगे, पीछे से आगे गाड़ी वाला ठोक देगा, तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन नुकसान तो दोनों को ही हुआ ना। तो ये सबसे पहले इसका एजुकेशन परिवार स्तर पर, स्कूल स्तर पर होना चाहिए। स्कूल में इस चीज़ को बताना चाहिए कि भाई गाड़ी घुमाना तेज़ी से ये हीरोपंती नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार पर चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह व स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी के आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। कहाँ पर किया गया है, तो 27 अक्टूबर 2023 को सीएम ने सहरसा जिले के पचगछिया गांव के भगवती प्रांगण में कोसी का
गांधी, कोसी का गांधी, स्वतंत्रता वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह, उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर किया गया? तो इनको कोसी का गांधी कहा जाता है। सहरसा जिले में, पता ही है कोसी वाला जिला है सहरसा जिला, यहीं पर किया गया है। तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस अवसर मंत्री ने कहा कि राम बहादुर बाबू का जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1950 में हुई। 1919 में राम बहादुर बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आए। अंग्रेजों द्वारा लाए गए काले कानून रॉलेट एक्ट का विरोध करते अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। अब इस तरह के छुपे हुए जो क्रांतिकारी हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया लेकिन जिनको उचित सम्मान और नाम नहीं मिल पाया, उन लोगों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते। गफूर मियाँ इसी का उदाहरण थे, जिनको 2 बार से बीपीएससी पूछ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए राम बहादुर बाबू 1920 ईस्वी में सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर कोसी सेवक दल का गठन किया। कोसी क्षेत्र में विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया। खादी ग्राम उद्योग की शुरुआत की। 1925 ईस्वी में जब गांधी जी बिहार आए तो पूर्णिया, अररिया, फरबिसगंज आदि जगहों पर गए। भ्रमण के दौरान राम बहादुर बाबू उनके साथ रहे। 1930 ईस्वी में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था। कौन? तो राम बहादुर बाबू जी। वर्ष 1934 जब बिहार भूकंप आया, ये आज तक के बिहार का सबसे बड़ा भूकंप है, गांधी जी भूकंप पीड़ितों से मिलने मुंगेर पहुंचे तो पंचगछिया ग्राम में आकर राम बहादुर बाबू से मिले थे, क्योंकि इनका घर भी भूकंप में ध्वस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में राम बहादुर बाबू की धर्मपत्नी कुंती देवी ने अपना धन बापू के समक्ष दान में दे दिया था ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्या है? मुख्यमंत्री ने कहा कि राम बहादुर बाबू के पुत्र पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी ने भी 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पद्मानंद सिंह का जन्म 1921 में, मृत्यु और 2016 में हुई थी। तो ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। ये रहे मुख्यमंत्री महोदय। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। ध्यान रखिएगा और एक्सीडेंट वगैरह को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जीवन में अप्लाई भी करना है। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सही से चलाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।